हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे इंपोर्ट ट्रेड के बारे में कि इंपोर्ट ट्रेड होता क्या है और उसका क्या प्रोसीजर होता है और उसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं उन सभी के बारे में भी इस प्रोसीजर के थ्रू ही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग होता क्या है। इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग देखो, कोई भी चीज है, कोई भी देश है, वहां पर जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड सोर्स की वजह से कहीं पर कुछ ज्यादा होता है, कहीं पर कुछ ज्यादा होता है। जैसे ये कहा जाता है कि जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है और जो अमेरिका है वो पूंजी प्रधान देश है, यानी कि हमारे यहाँ अनाज वगैरह ज्यादा होते हैं बल्कि वहां पर क्या है, इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा हैं। तो जो सामान हमारे इंडिया में कम मात्रा में है, क्योंकि लिमिटेड सोर्स होने की वजह से और उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस सप्लाई को बाहर से लेके आना होता है ताकि यहाँ की जो डिमांड और सप्लाई क्या हो सके, इक्वल हो सके और एक बैलेंस क्या, हमारे बिजनेस में एक बैलेंस बना रहे। तो इसके लिए हम मान लो कोई चीज यूएसए से लेके आते हैं सेल के पर्पज से, कहां पर, इंडिया में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। यानी कि बाहर के देश से अपने देश में कोई गुड्स क्या किसके लिए लेके आना, बिजनेस के पर्पज से लेके आना, उसे बोलेंगे इंपोर्ट। और बिजनेस के पर्पज से लेके आ रहे हो तो इसके साथ एक वर्ड और ऐड हो जाता है, इंपोर्ट ट्रेड। तो देखो, हम कोई चीज, ये तो है नहीं कि डायरेक्टली गए यूएसए में और वहां से कुछ सामान लेकर अपने देश में आ गए। इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी और कुछ प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उस प्रोसीजर को ही आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हमें कोई चीज किसी देश से लेके आनी है तो वहां पर क्या करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज है, ट्रेड इंक्वायरी। कई बार क्या होता है, ये जो प्रोसीजर है ये हमें स्टेप वाइज लगाना भी आ जाता है। डीएसएसबी में और केवीएस में इसको स्टेप वाइज लगाना पूछा गया था। कई बार कोई पॉइंट दे देते हैं कि इसको आप अपने एक सीरीज में लगाइए और आपके +1 के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। वैसे भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से हमारे देश में सामान आता है और किस तरह से हमारे देश से सामान जाता है। तो सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी करेंगे कि कहां पर जो हमें चीज चाहिए रिलायबल कॉस्ट पर कहां पर मिलेगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या उसकी कितनी, जितनी हमें क्वांटिटी की जरूरत है उतनी हमें क्वांटिटी मिलेगी और किस व्यक्ति से, किससे हम उसको, यानी कि उसको बोलते हैं एक्सपोर्टर, कि किस एक्सपोर्टर से हमें ये सामान परचेज करना है। तो ये सभी किसके अंदर आएगा, ट्रेड इंक्वायरी के अंदर। उसके बाद सेकंड आएगा ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम डायरेक्टली अपने देश में नहीं लेके आ सकते, उसके लिए हमें एक लाइसेंस की जरूरत होती है। तो हमें क्या है, वो लाइसेंस बनवाना होता है। तो सेकंड जो प्रोसीजर है उसमें सेकंड स्टेप यही होता है कि हमें वो क्या बनवाना पड़ेगा, लाइसेंस बनाना पड़ेगा। इसके साथ एक और along with कोटा सर्टिफिकेट मिलता है। ये डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, ये कहां पर यूज होता है या किन किन डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। तो देखो, कोटा सर्टिफिकेट को यूज किया जाता है किस लिए, कि कितनी क्वांटिटी तक का या कितने प्राइस तक की गुड्स हम क्या लेके आ सकते हैं, अपने देश में लेके आ सकते हैं। ये तो है नहीं कि हमें जितनी वस्तुओं की डिमांड है, मान लो यहाँ पर 5 करोड़ जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं
5 करोड़ प्रोडक्ट चाहिए, तो ये तो है नहीं कि यूं हम वहां से लेके आ जाएंगे 5 करोड़ के 5 करोड़, जी नहीं। उसके लिए कोटा डिसाइड होता है कि इतने प्राइस तक का ही आप वहां से माल यहाँ पर लेके आ सकते हो, तो उसे बोलते हैं कोटा सर्टिफिकेट, जो इंपोर्ट लाइसेंस के साथ ही आपको मिल जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। 1991 से पहले ये काम आरबीआई द्वारा किया जाता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वही इस काम को करता था, वही क्या करता था, फॉरेन एक्सचेंज का काम करता था। यानी अगर हमें दूसरे देश से, मान लो अमेरिका से बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, तो उन डॉलर रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता था, आरबीआई करता था। बट 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन आया तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सिचुएटेड हो गई और वो काम आरबीआई की जगह पर कौन करने लगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो अब हम क्या करते हैं, वहां पर उस करेंसी को चेंज करवा लेते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप, अब हमारे पास पैसे भी आ गए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेसिंग इंडेंट और ऑर्डर, प्लेसिंग एंड इंडेंट और ऑर्डर। अब हमें जो सामान खरीदना है उसके लिए ऑर्डर देना होगा, और इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो वहां पर ऑर्डर की जगह पर वर्ड यूज किया जाता है इंडेंट, यानी कि हमें इसमें ये बताना होगा कि हमें कितना प्रोडक्ट चाहिए, हम आदेश दे रहे हैं, ठीक है। ये किस टाइप्स का हो सकता है, 2 टाइप्स का हो सकता है, ओपन इंडेंट और क्लोज इंडेंट। ओपन इंडेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ही कम बातों के बारे में बताया जाता है, सारी की सारी बातें किसके ऊपर छोड़ दी जाती है, एक्सपोर्टर के ऊपर छोड़ दी जाती है कि भाई जैसी चीज वो देगा, सिर्फ ये तो क्वालिटी इतने प्राइस का होना चाहिए, इतना साइज होना चाहिए, बाकी सब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। बट क्लोज इंडेंट में सारी की सारी डिटेल कौन देगा, इंपोर्टर देगा, यानी कि मंगवाने वाला देगा कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, इतना साइज चाहिए, ये पैकिंग होनी चाहिए, हर एक चीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है, किसमें, क्लोज इंडेंट में। बट ओपन इंडेंट में बहुत ही कम चीजों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप होगा, सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें क्या है, एक लेटर भेजा जाता है बैंक के द्वारा कि भाई ये पर्सन रिलायबल है, आप इसके साथ बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि कोई भी, अगर मैं जाके ये कहूँ कि मुझे इतनी चीज चाहिए, तो क्या दूसरे देश वाले मेरे ऊपर भरोसा कर लेंगे, जी नहीं, वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें क्या चाहिए, एक प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ के तौर पर बैंक क्या करता है, उस व्यक्ति की क्या भेज देता है, एक तरह से गारंटी देता है कि आप इसके साथ ये बिजनेस कर सकते हो। और ये 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट है तो उसमें एक क्लोज ऐड हो जाता है, डॉक्यूमेंट्री। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्टर जब भी सामान भेजेगा तो सबसे पहले उसे बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, फिर बैंक से वो लेगा इंपोर्टर। बट अगर क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट है, कुछ रिलायबल पर्संस होते हैं जिनके ऊपर बैंक को भरोसा होता है, तो वो इंपोर्टर के पास ये क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट भेज देता है कि आप डायरेक्टली आपस में डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। तो ये कौन सा होता है, क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कुछ रिलायबल पर्संस को ही दिया जाता है। उसके बाद 6th स्टेप होता है
यहाँ तक हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है, उसको भरोसा हो गया कि हाँ भाई आपके पैसे आ जाएंगे। अब क्या करेगा वो, अरेंजमेंट एंड शिप। अब उसे क्या करना पड़ेगा, उस गुड्स को जो गुड्स उसे चाहिए उनको अरेंज करेगा और शिपमेंट ऑफ ऑर्डर, उसके ऑर्डर को शिप में, जहाज में क्या कर देगा, उसको भरवा देगा यानी कि डलवा देगा। फिर किसके द्वारा डलवाया जाएगा, शिपमेंट ऑफ ऑर्डर, ऑफ सॉरी ऑर्डर नहीं, गुड्स आएगा, सामान को क्या करेगा, शिप में डलवा देगा, किसके द्वारा, बाय एक्सपोर्टर, क्योंकि सामान तो वहीं से लेके आ रहे हैं एक्सपोर्टर के, तो एक्सपोर्ट क्या करेगा, उस सामान को अरेंज करवा के जो उसको चाहिए एक्सपोर्टर को, और उसे शिपमेंट में अरेंज करवा देगा। इसके लिए उसे 2 मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऐसे ही सामान नहीं डाल देगा, बिल ऑफ लैंडिंग एंड सेकंड है मैरीन इंश्योरेंस। जब उसे बिल ऑफ लैंडिंग और मैरीन इंश्योरेंस यानी कि समुद्री जिस जहाज में डाल रहा है उसका इंश्योरेंस के कागज डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तब वो उसको डालता है और उस क्या प्रिपेयर, क्या लिख के भेजता है, अगर पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू है तो क्या प्रिपेयर करेगा वो, बिल ऑफ एक्सचेंज और एक बिल देगा, उसे बोलते हैं इनवॉइस। इनवॉइस तैयार करेगा और उसकी पेमेंट के लिए, रुपयों के लिए क्या लिखेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी करेगा, फिर उसके लिए वो क्या लेगा, लाइसेंस लेगा, लाइसेंस के साथ उसे एक कोटा सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि कितने रुपए तक की पेमेंट का आप सामान खरीद सकते हो। उसके बाद वो फॉरेन मार्केट में अपने पैसों को कन्वर्ट करवाएगा और ऑर्डर देगा, इंडेंट, क्लोज इंडेंट भी हो सकता है और ओपन इंडेंट भी हो सकता है। उसके बाद बैंक क्या करेगा, उसकी रिलायबिलिटी के लिए सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्टर को क्या करेगा, उसका लेटर देगा कि भैया आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, ये भरोसे लायक आदमी है, आप इसको सामान अपना सेल कर सकते हो। तो अब इसके बाद फिर भी भरोसा नहीं करता है एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर 2 डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, बिल ऑफ लैंडिंग और मैरीन इंश्योरेंस, समुद्री जहाज का जो बीमा। फिर ये दोनों मिल जाने के बाद वो एक इनवॉइस यानी कि बिल लिखता है और पेमेंट के लिए क्या मिलेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी डायरेक्ट पेमेंट हो रही है तो बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कैश पेमेंट नहीं हो रही तो वो क्या लिखता है, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है। उसके बाद 7th पॉइंट में क्या आता है, obtaining document of टाइटल। इसमें क्या लिखेगा कि इसमें वो एक जो उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं किसके पास, बैंक के पास, अगर उसने वो डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास भेज दिए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कि भाई हमने सामान आपका लैंड करवा दिया है, ठीक है, या बिल ऑफ एक्सचेंज जो लिख दिया है, तो वो क्या करेगा, उसको इंफॉर्मेशन देगा, किसको, इंपोर्टर को, क्योंकि इंपोर्टर को कैसे पता चलेगा कि भाई सामान पहुंच चुका है, तो वो उसको इंफॉर्मेशन देगा और उस इंफॉर्मेशन देने को ही हम क्या कहते हैं, एडवाइस लेटर ऑफ, उसको एडवाइस लेटर टू किसको, इंपोर्ट ट्रेड के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवाइस लेटर टू इंपोर्ट ट्रेड। ये वर्ड भी कई बार पूछा जाता है कि एडवाइस लेटर टू इंपोर्ट ट्रेड किसके द्वारा किसको भेजा जाता है, तो जो सामान भेज रहा है एक्सपोर्टर के द्वारा किसको भेजा जा रहा है, इंपोर्टर को भेजा जा रहा है कि भैया आपके डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास भेज दिए गए हैं और आप वहां से ले सकते हो। उसके बाद जो 8th पॉइंट आएगा वो आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट।
इंपोर्टर भी कर सकता है, बट उसे इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, उसको बोलते हैं क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट क्या करता है, उस सारे के सारा जो प्रोसीजर, इसके बाद सामान लेने के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो सारा का सारा कौन करेगा, क्लियरिंग एजेंट करेगा। क्लियरिंग एजेंट क्या काम करेगा, उस सारे के सारे सामान को वहां से जो उसको वारंट पे करना पड़ेगा, चालान कटवानी पड़ेगी, जो रेलवे रिसिप्ट्स लेनी पड़ेगी, ये सारा का सारा प्रोसीजर किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, क्लियरिंग एजेंट के द्वारा भेजा जाएगा। अगर हमारा सामान बाय एयर आ रहा है तो वहां से उसे कौन लेगा, क्लियरिंग एजेंट लेगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अपना एजेंट नियुक्त कर दिया है। बट अगर सामान किसके थ्रू आ रहा है, रेल के थ्रू आ रहा है, तो रेलवे रिसिप्ट्स होती है, या फिर डॉक के थ्रू आ रहा है तो डॉक वारंट होता है। तो इसके बाद क्या करेगा, क्लियरिंग द गुड्स। 9th पॉइंट आएगा हमारा, क्लियरिंग द गुड्स। इसमें सामान आ गया है तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। जो हमारा क्लियरिंग एजेंट है वो किसकी पेमेंट करेगा, कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करेगा। उसके बाद अगर कुछ लोग ड्यूज रहते हैं तो उनकी पेमेंट की जाएगी, और फिर डिलीवरी ले ली जाएगी, उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट बाय डिलीवरी। उस डिलीवरी को ले लिया जाएगा, यानी कि जो गुड्स है वो क्लियरिंग एजेंट द्वारा ले ली जाती है। बट कई बार क्या होता है, वो इंपोर्टर चाहता है कि वहीं की वहीं वो सामान सेल कर दे, तो वेयर हाउसेज में रख दिया जाता है और उसका कुछ चार्ज होता है, ठीक है, उसका डॉक चार्ज लिया जाता है। उस चार्ज को पे करने के बाद हम वहीं की वहीं सामान को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, या फिर वहां से सामान हम अपने जहां पर सेल करना चाहते हैं वहां पर ले आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सामान जो हम परचेज करके लेके आए हैं उसमें कुछ डैमेज प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो उस सामान को हम क्या चाहते हैं कि भैया वापस करना चाह रहे हैं, बट एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट से अगर ज्यादा टाइम हो जाता है, यानी कि जो लेट के लिए जो चार्ज लगेगा उसे बोलते हैं डिमर्ज। ये वर्ड कई बार पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, डिमोरेज। इसका मतलब यही है कि भाई हमारा सामान गलत आ गया है तो हम उसे चेंज करवाना चाहते हैं, वो उस टाइम के अंदर चेंज नहीं होता है, तो उसके लिए लेट के लिए हमें कुछ चार्ज किसको पे करना पड़ता है, एक्सपोर्टर को पे करना पड़ता है, किसे, हमें देना पड़ेगा कि भाई मेरी गलती की वजह से आपका सामान इस टाइम पर नहीं पहुंच पाया, उसको बोलते हैं डिमेरिज। उसके बाद सबसे अब लास्ट में क्या होगा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। रेलवे, मान लो अब क्लियरिंग एजेंट ने उस सामान को डलवा दिया, किसके थ्रू डलवा दिया, रेल में डलवा दिया, तो रेलवे रिसिप्ट्स हमें क्या करनी पड़ेगी, वहां से सामान लेके वहां पर एक रिसिप्ट्स मिलेगी, उस रिसिप्ट्स को किसके, क्लियरिंग एजेंट भेज देता है, तो उस रेलवे उस रिसिप्ट्स के थ्रू हम वहां से सामान ले लेते हैं और अपने गोदाम में शिफ्ट कर लेते हैं। वहां पर हमें क्या देनी पड़ेगी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है, जो वहां पर सामान लेके आए हैं दूसरे देश से, अपने देश में अपने गोदाम में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमें एक चार्ज देना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो ये था हमारा इंपोर्ट का प्रोसीजर कि इंपोर्ट ट्रेड के लिए किस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एक बार इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस, लाइसेंस लिया जाएगा जिसके साथ हमें कोटा सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस तो मिल गया, अब हमें पैसे भी चाहिए क्योंकि दूसरे देश में हमारी करेंसी नहीं चलेगी, तो वहां से हम अपने पैसों को एक्सचेंज करवाएंगे। फिर एक्सचेंज करवाने के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे कि भाई इतने रुपए का हमारे पास सामान आप भेज सकते हो, ये सामान हमें भेजना है।
तो वो सामान वैसे तो भेज नहीं देगा, उसे क्या जरूरत पड़ेगी, एक भरोसे की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये पेमेंट कर देगा या नहीं कर पाएगा। कहीं हम सामान भेज दें और ये पेमेंट ना कर पाए, तो उसमें बैंक अहम भूमिका निभाता है। बैंक क्या करता है, उसकी रिलायबिलिटी लेता है कि भाई हाँ ये इतने रुपए का सामान आप इसको भेज सकते हो, हम इसके लिए गारंटी का काम करते हैं। तो बैंक उसको क्या भेजता है, सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। ये भी दो तरह का हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट है तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक के थ्रू आपके पास आएंगे, और अगर क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट है तो डायरेक्ट एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सेंड कर सकता है। उसके बाद उसको ये जो भरोसा हो गया है कि हाँ भैया आपके पैसे आ जाएंगे, तो सामान को अरेंज करता है और क्या करवाता है, शिपमेंट ऑफ गुड्स, उस सामान को शिप में लदवा देता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट, ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इसमें क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक के पास भेज दिए गए हैं, ये सलाह देता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर को भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होके, बिल ऑफ लैंडिंग है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो सारे बैंक के पास है, आप वहां से ले लीजिएगा। वहां से डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और फिर वो क्या करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट करता है, क्योंकि वो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें इन चीजों के बारे में डीपली नॉलेज होती है। तो वो सारे का सारा अब क्लियरिंग एजेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। क्लियरिंग एजेंट क्या करेगा, गुड्स को क्लियर करवाएगा, यानी कि जो जो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, सबसे पहले कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करेगा, उसके बाद पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज, जो ड्यू रहे हमारे जो बंदरगाह के जो कुछ पेमेंट करनी रहती है, फिर उसको पेमेंट करेगा। उसके बाद वहां से इंडोर्स द डिलीवरी, डिलीवरी को ले लेगा, और फिर क्या करेगा, टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो डिलीवरी है उसको सामान को लदवा देगा। अगर कुछ लेट हो जाता है या फिर सामान जो हमारा डैमेज था वो हमने वापस करना था और हमें वापस आने में बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम लगा दिया, तो उसे कुछ चार्ज पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिमोरेज। उसके बाद अगर उस सामान को हम वहीं की वहीं सेल कर देते हैं, कई बार क्या होता है कि वेयर हाउसिंग से ही सामान सेल कर दिया जाता है, तो वहां पर जो सामान रखवाया जाएगा उसके लिए भी हमें कुछ चार्ज पे करने पड़ेंगे। अगर वहां नहीं शिप कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना सामान गोदाम में ले जाके फिर सेल करेंगे, तो रेलवे में मतलब शिफ्ट करवा दिया जाता है रेल में सामान, और रेलवे रिसिप्ट ले ली जाती है, जो एक किसके पास भेज दी जाती है, क्लियरिंग एजेंट के द्वारा इंपोर्टर को भेज दी जाती है कि भाई इस रिसिप्ट्स को दिखाकर आप ये सामान रेलवे में से ले सकते हो, और उस सामान को लेकर अपने गोदाम में शिफ्ट कर लिया जाता है। फिर वहां पर एक चार्ज लगता है, उसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, और वो चार्ज पे कर दिया जाता है। तो ये था हमारा प्रोसीजर और जो जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं इंपोर्ट ट्रेड के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रोसेस, कौन सा स्टेप पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। हमने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि किस किस चीज को किस तरह से, क्यों वहां पर उस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी, क्यों उस स्टेप को पहले किया गया और क्यों बाद में। क्योंकि पहले अगर हमारे पास लाइसेंस ही नहीं होगा तो फॉरेन एक्सचेंज में का हमें क्या यूज, पैसे डॉलर्स का हम लेके करेंगे क्या, इसीलिए पहले हमें लाइसेंस चाहिएगा, फिर फॉरेन एक्सचेंज। उसी तरह ये प्रोसीजर लगातार चलता रहता है। तो इसी तरह बहुत ही सिंपल वे में हम कल करेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करना। Thank you for watching this video and please share and subscribe my channel. Thank you.